नमस्कार मित्रों, मैं ओनली सिविल सेवक टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 17 मार्च 2021 को द इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की खबरें क्या लगी उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है उस पेंडेमिक के बारे में जो चल रहा है। उस पेंडेमिक के कारण जो एक नई पेंडेमिक तरह की समस्या खड़ी हुई है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना में कोविड-19 से जितने भी इलाज के लिए यूज हो रहा है उसमें मैक्सिमम सामान पीपीटी किट हो गया, मास्क हो गया, कई सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्लास्टिक की बनी है और मोस्ट ऑफ देम अधिकतम उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, ये कहीं फेंक दिया जाता है। वैसे भी बहुत सारा कचरा हम देखते हैं और अब धीरे धीरे कुछ समय बाद मानसून का सीजन आएगा, बहुत सारा कचरा मिलेगा और बहुत सारी बीमारी फैलेगी। इसी सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण भी ऐसा होता है। ये एक अजीब कहिए विपदा है या अजीब समय है। पैंडेमिक से पहले मतलब कोरोना चाइनीज वायरस के पहले एक साल पहले यानी 2019 में ही हमारे ऑनरेबल पीएम ने कहा था कि हमें किसी तरह कोशिश करनी है कि अगले 3 सालों में यानी 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को एकदम यूज बंद कर देना है धीरे धीरे करके। उसके लिए क्या करना था? बेटर मैनेजमेंट टू कलेक्ट, स्टोर एंड रिसाइकल। सिंगल यूज प्लास्टिक है जहां यूज हो रहा है वहीं से इकट्ठा कर लिया जाए, कहीं एक जगह रख लिया जाए और उसे कुछ और चीजों में रिसाइकिल किया जाए। जरूरी नहीं सिंगल यूज प्लास्टिक का दोबारा यूज नहीं हो सकता, कुछ और चीजों में यूज हो सकता है। खिलौने बन सकते हैं, खिलौने छोड़िए कुछ सजाने के सामान ढेर सारे बनते हैं ना, प्लास्टिक से ही तो बनते हैं, उस प्लास्टिक से भी हो सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज हो सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक की सबसे बुरी बात क्या है? नदी नालों या कहीं भी फेंक देते हैं तो ये तो सच है कि जो प्लास्टिक होता है वो हजारों सालों में डिकेड होता है, लेकिन सीधी सी बात है 100 किलो प्लास्टिक का पूरा 1000 साल में या 10,000 साल में खत्म होगा, लेकिन उसका 2 ग्राम 4 ग्राम तो खत्म हो सकता है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। यहाँ हमको क्या जानना है? जैसे नैनो पार्टिकल्स में टूटेंगे। अगर 0.5 mm से कम है तो उसको माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं। वो क्या होगा? जो नदी नाले या सागरों में जो भी जीव रहते हैं वो खाते हैं, उस तरह हमारे फूड सिस्टम में आ सकता है। यहाँ तक कि इरिगेशन जो सिंचाई होती है, पानी चला गया तो पौधे भी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स पौधे अपने में ले लेते हैं, उनको डाइजेस्ट तो होता नहीं, वो हमारे पास आता है। जैसे डाइक्लोफेनॉल होता है, हमने जानवरों को खिलाया, जानवर जब मर जाते हैं तो गिद्ध खाते हैं, गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध खत्म होते हैं, धीरे धीरे इकोसिस्टम खराब होता है। ऐसे ये प्लास्टिक तो अब गिद्ध को बाद में खाएंगे, लेकिन हमको हमारे काम का प्लास्टिक कहीं नहीं है तो हमारे लिए खराब है। और एक जो इंटरेस्टिंग बात है जो हमेशा याद रखना, कहीं भी चिपका सकते हैं, जिसको कहते हैं दुनिया में जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है सिर्फ 9% ही उसका रिसाइकल होता है, बाकी 79% कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग जगहों पर लैंडफिल मतलब जमीन में रख के दबा दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है, कहीं ऐसे किसी नेचुरल सिस्टम को ही वो हार्म करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात, हमें इसका सोल्यूशन है कि कोशिश करना चाहिए कम से कम प्लास्टिक बने। प्लास्टिक बनता कैसे? जो फॉसिल फ्यूल हम यूज करते हैं, डीजल पेट्रोल, उसका कई सारे बाय प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं में से एक से बनता है। दूसरा और क्या करना चाहिए? जितना वेस्ट हो जो हमारे घर पे ही होता है और कहीं भी होता है उसको कोशिश करना चाहिए आसानी से कलेक्ट हो सके, फिर डिस्पोजल हो सके और उससे कुछ और बनाया जा सके, उसका अल्टरनेटिव बनाया जा सके। और भी कुछ सुझाव हैं जो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। वेस्ट का कलेक्शन करना है वहीं करना है जहाँ से जनरेट हो रहा हो, जैसे घर पे ही हो रहा है तो घर से ही कर लिया जाए। पॉलीथीन अगर घर पे ही जनरेट हो रही है तो घर पे ही अलग अलग दे दिया जाए, जो ब्लू और रेड चला है आजकल, 2 अलग तरह के डब्बे। सेग्रीगेशन होना चाहिए तो सबको अलग सेग्रीगेट करने के बाद जो काम का है उससे कुछ और अगर बन सकता है तो कुछ और बना लेना चाहिए, नहीं कि उसको छोड़ सब फेंक देना चाहिए, सब फेंक दो, ना ना ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ अगर बना ले। कोई प्लास्टिक है अगर खराब हो रहा है और उसका मान लिया 70% खराब है, 30% यूज होने लायक है, 30% को कुछ ना कुछ अलग जगह जरूर यूज कर लेना चाहिए। उसके कई सारे फायदे, जैसे घर में गमले ही लोग प्लास्टिक के बनाते हैं और प्लास्टिक खरीद के छोटा गमला, तो डब्बा खराब हो गया तो क्यों उसी से बना ले, उसके ऊपर एक और पन्नी चढ़ा दो, हो गया। डबल प्लास्टिक का यूज तो हो रहा है ना, बात वही हो जाएगी। और क्या करना चाहिए? दूसरा सिस्टम क्या कोशिश करनी चाहिए? जो डिलीवरी होता है, जैसे मान लीजिए जोमेटो का फूड है या कुछ भी सामान हम जब मंगाते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे बुरी बात क्या होती है कि वो पन्नी में ही पैक हो गया आता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। और प्रमोट सर्कुलरिटी, इसका सीधा सीधा मतलब सर्कुलरिटी का मतलब हमने कोई प्लास्टिक यूज किया तो वो किसी और के यूज में आए तो ज्यादा सही है, और आगे किसी और ऐसे सर्कुलर होता रहे, मतलब एक प्लास्टिक कई बार कई लोगों के हाथों से भी यूज हो जाए, ऐसा भी होना चाहिए। कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। इसमें तीनों लोग को शामिल होना चाहिए, सरकार को भी, उन कंपनियों को भी जो बिजनेस करती हैं, और हमको भी। ऐसा नहीं है कि सरकार और कंपनियां करें और हम बैठ के घरे जो मन कहे वो करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें भी ये काम करना चाहिए, हमें भी उसमें सहयोग करना चाहिए। इस चीज को मतलब जो वैसे ही भारत में नदियां बहुत हैं, पूजा भी होती है, लेकिन गंदगी भी उतनी ज्यादा है। तो यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और नेशनल जियोग्राफिक्स, ये दोनों मिलके भारत सरकार की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट पे भी उनको सुझाव दे रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसी ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कम से कम वेस्ट हो, और वेस्ट जो हो प्लास्टिक का वो रिसाइकिल हो सके, उसका वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। ये सभी लिखने लायक, आप कहीं भी आज से लिख सकते हैं। और अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, फिर आएगा तो फिर इस पर बात करेंगे, ये तो सदाबहार टॉपिक है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है? सीधी सी बात, जो हमारा पर्यावरण बदल रहा है, आज के 400 साल पहले कुछ था, उसके पहले अभी 100 साल पहले कुछ है, और अभी साइंटिस्ट ये बता रहे हैं अगले 100 साल में पृथ्वी रहने लायक नहीं होगी। ये किसके कारण? क्लाइमेट कारण।
उसमें बहुत बड़ा योगदान, हर अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड हर चीज से जो निकलती है उसका सबसे बड़ा योगदान है। तो कुछ ऐसा है, क्लाइमेट चेंज होगा, मान लीजिए 100 साल बाद, अब पक्का रहने लायक है नहीं, दूसरा ग्रह 100 साल बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हो जाए, यानी मिटिगेट हो सके। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है, आज जो एक टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक चीज होती है जैसे कुछ समय पहले बात हुई थी ट्रांसपोर्ट पे, तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या होना चाहिए, मेन काम होना चाहिए नेचर बेस्ड सोल्यूशन ढूंढना है हमको। नेचर बेस्ड सोल्यूशन मतलब जो प्रकृति में पहले से अवेलेबल है उन पे ढूंढना चाहिए, नहीं कि दूसरा कोई ढूंढना चाहिए। गवर्नमेंट भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आई है, जैसे समझिए अमृत योजना है, स्मार्ट सिटीज है, ये सब क्या है, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए और नेचुरल जो सोर्स हो सके, नेचुरल तरीका हो सके उससे किया जाए। जैसे गवर्नमेंट ने नया प्लान बनाया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तकरीबन 7400 प्रोजेक्ट हैं अलग अलग, उसमें अटल मिशन है फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अमृत का है, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया। ये सब क्या कर रही हैं, किसी न किसी तरीके से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और बेहतर बनाने की कोशिश, मतलब ये हो गया कि कम लागत में उसको अच्छा बना दिया जाएगा। तो इससे सीधी सी बात है, जो 100 रुपए में काम हो रहा था, मतलब 100 रुपए कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहा था, तो मुझे निकाल रहा था, वो अगर कम उगल रहा है तो ज्यादा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा नहीं कहते, बहुत अच्छी बात है। उससे फायदा क्या है, फायदा सीधी सी बात है, अगर 100 की जगह 60 हो रहा है तो यानी 40% वैसे ही बचा ले रहे हैं, सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी में चेंज लाके और अपने काम करने के तरीके, दो चीजें, टेक्नोलॉजी और काम करने का तरीका, दोनों चीजें, इनसे ही हम बचा ले रहे हैं, तो अच्छी बात है 40 का। और फिर पेड़ पौधे लगाएंगे, वो तो मान लीजिए भाई है, सीधी सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने का सबसे बड़ा लॉस किसका है, सीधी सी बात, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को बहुत ज्यादा लॉस है। जो एग्रीकल्चर पे हो उनको तो बहुत ही ज्यादा लॉस है, क्योंकि कब क्रॉप पैटर्न चेंज हो जाए, कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, क्या पता। तो आज तूफान आएगा तो अगर फार्मर को लॉस होगा तो कहीं ना कहीं कंट्री को लॉस होगा। भारत में 60% से अधिक लोग कहीं ना कहीं कृषि पे ही निर्भर है, तो समझिए बहुत बड़ा लॉस हमारे लिए। तो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लॉस होता है, सीधी सी बात है। जब चक्रवात आता है, कोई और चीज आती है, तो 10 दिन 5 दिन महीने भर कम से कम एक टाइम के लिए हमारा सब कुछ टूट जाता है कि नहीं हो जाता, जो डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर से बनाना पड़ता है, यानी फिर से कार्बन का एमिशन होगा, उस चीज को फिर से बनाने के लिए फिर से कार्बन का एमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि टूट गया तो हम कहेंगे टूटा था ये हमारा, ये नहीं, फिर बनाए तो कार्बन का एमिशन नहीं होगा, यानी बढ़ेगा। तो उससे अच्छा हमको कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढना ही चाहिए जिससे क्लाइमेट चेंज पे जो असर है वो कम से कम हो। क्लाइमेट प्रूफिंग करनी चाहिए, मतलब वही क्लाइमेट कहीं ना कहीं से रक्षा करनी चाहिए। इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, जिसमें क्लाइमेट रेडी प्रोजेक्ट्स हों। वही मैंने बताया ना कि मान लीजिए ऐसा घर बनाया जहाँ एसी कम से कम लगाए, 4 एसी हो जाए, 1 एसी सब काम हो जाए। और अपने डिजाइन में भी चेंज करना चाहिए, मान लीजिए कोई पहले से बना है तो उसमें भी कुछ चेंज लाया जाए, उससे बनाया सके, उसको चलाया जाए। जैसे वही है, कई सारी IITs होती हैं, उनके कई सारे हॉल्स होते हैं, बने तो बहुत पुराने हैं, लेकिन अब ऐसा बना दिया गया है कि सिर्फ 2-4 पंखे से ही बड़े से हॉल में भी एकदम ठंड रहता है। क्यों, ऊपर वो क्या करते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं, जो रेंगने वाले पौधे होते हैं, मतलब सहारे की जरूरत होती है, वो लगा देते हैं और कुछ लेयरिंग कर देते हैं, ठीक है, इससे उनका कमरा काम भर का ठंडा रहता है। और क्या हो सकता है, सीधी सी बात है, अब अगर IITs कर रही हैं तो उनके पास इसका कोई रिसर्च हुआ, उन्हें पता चला क्या करना चाहिए। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में घर लकड़ी के ही बनाते हैं और ऐसा कुछ बनाते हैं, लकड़ी का पुल तक बनाते हैं, समझिए, मतलब ज्यादा वो होता ही नहीं है, यानी वो नेचुरली ज्यादा करते हैं। तो हमारे पास इधर उधर जितना सारा डेटा अगर एक जगह इकट्ठा कर ले और उनसे सोचें कि हाँ कैसे और बनाया जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है, तो इससे क्या होगा, रिस्क टू इंफ्रास्ट्रक्चर ये कम होगा, कॉस्ट भी घटेगी, उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। परफॉर्मेंस बढ़ी जाएगी, बेसिक सी बात है, जब हम अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्क कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और अगर परफॉर्मेंस बढ़ रही है और ये रिस्क टू इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो रहा है, डेटा का हम सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कार्बन का एमिशन कम होगा, जिसका सीधा क्लाइमेट पे असर होगा, अच्छा असर होगा। और क्या होगा, अगर हम कम खर्चे में कर रहे हैं तो इकोनॉमिक गेन डायरेक्टली है। दूसरी चीज, अगर रिस्क कम हुआ तो लॉसेस कम हो जाएंगे। तीसरी चीज, अगर ये दोनों कम सही है तो हमको भी, हम ही को तो फायदा होगा, सोशल सोसाइटी को हमको फायदा होगा और एनवायरमेंट को फायदा होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एनवायरमेंट पे ही निर्भर है, अलग से निर्भर नहीं है। हमारी सारी जरूरतें एनवायरमेंट से ही पूरी होती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए हमको। जैसे पहले जो चला आ रहा है वो तो ठीक ही है, और जो नया है उन दोनों को मिक्सअप करके करना चाहिए। खासतौर से ग्रे और ग्रीन, दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कहीं कोई शहर है पहले से बसा हुआ है, वहां ऑफिस खोलना, वो ग्रे है। और एक नई जगह पे बड़ी कंपनियों के लिए ऑफिस खोल के देना, ये ग्रीन है। मतलब ग्रीन वही जहाँ पहले से ग्रीनरी हो उसको काट छांट के करके दो, मतलब कुछ नए बनाया तो पुराने वालों के साथ जरूर अटैच रहे, एकदम पता लगे पूरा एकदम नया ही शहर बसाना चालू कर दिया कि हमको यहाँ ऑफिस खोलना है, यहाँ ये खोलना है, ये कहते सही नहीं। जैसे यूपी का ही लेते हैं, यूपी में फिल्म सिटी बनाया जाता है, तो कहाँ बनाया जाता है, नोएडा में बनाया जाता है, क्योंकि नोएडा पहले से ही काम का डेवलप है। तो वहीं पे एक नई चीज को हम थोड़े से क्षेत्रफल से दोनों को अटैच कर देते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है। भारत सरकार में भी अमृत और स्मार्ट सिटी कुछ इसी तरीके, मतलब जो पहले से है उन्हीं को और बेहतर बनाया जा रहा है। क्लाइमेट रिस्क को अगर हमको कम करना है और सस्टेनेबल रहे तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना है हमको कि कहीं ना कहीं करके हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा हो, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो। उसके कई सारे फायदे हैं, और उनमें होना क्या चाहिए, लो इमिशन होना चाहिए कार्बन का, एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट होना है, मतलब क्लाइमेट में जो चेंज है उसको वो सह सके, ये होना चाहिए।
हाँ, और आएगा तो और इसको सीखेंगे, ये काम का, ये कहीं भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, फ्रॉम राइट टू फेथ टू पीस फॉर ऑल। इसमें सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि यूएन में एक मूवमेंट चल रहा है फेथ फॉर राइट्स, ठीक है, उसी राइट को ये कहीं ना कहीं लेखक बताना चाहते हैं। देखिए इनमें कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसके दो मीनिंग बनते हैं, दो अलग अलग, जो जिस चश्मे से देखे उसी से दिखाई पड़ेगा। मैं वो पॉजिटिव वाला चश्मा दिखाता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव वाला चश्मा ही हमारे कहीं ना कहीं काम आता है, और सब काम हम आते नहीं है, तो मैं पॉजिटिव वाले चश्मे से चलता हूँ। उसमें यह है कि देखिए रोमन विलियमसन ने यह कहा है, प्लूरलिज्म इज मोर देन नर्वस और इवेसिव गुड मैनर्स। इसका मीनिंग समझ रहे होंगे आसानी से, वही मीनिंग। सीधी सी बात, धर्म ऐसा होना चाहिए कि उसको अपने से आपसे खतरा ना हो जाए कभी भी, ये ना कहे कि जो हम कहें वही सही है, बाकी का आप हमसे कुछ कह नहीं सकते। धर्म में हमेशा बदलाव आते रहना चाहिए, और जो अच्छी चीजें उसे समाहित करता है वही धर्म होता है, यही सब सही। और सोसाइटी में क्या होना चाहिए, बॉटम अप, मतलब सबकी बात सुनी चाहिए, नीचे से भी ऊपर तक। मल्टी स्टेक होल्डर, मतलब ऐसा थोड़ी ना एक फैक्ट्री बनती है, कुछ भी बनता है तो कुछ लोगों की बात सुनी, सबकी सुनी चाहिए। सोसाइटी में सबकी बात सुनी चाहिए कहीं ना कहीं, उनमें जो सुझाव फायदेमंद हो मान भी लेना चाहिए। अब जैसे कुछ जगह पे एंटी ब्लास्फेमी ला होता है, जैसे पाकिस्तान, मतलब ईस्ट निंदा, पाकिस्तान में भी आसिया बीबी का था, उन्हें फांसी दी गई। बहुत ही ज्यादा प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर के बाद कहीं ना उसे आसिया बीबी को लोग बचा पाए हैं, वरना नहीं फिर उन्हें बाहर कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। तो ये सही नहीं है। जो लोग निगेटिव सेंस में लेते हैं ना, रेस को, एथनिक को, ओरिजिन, रिलीजन को, उनका निगेटिव यूज करते हैं, वो सोसाइटी के लिए तो कभी सही नहीं होती। सोसाइटी में जीना आज किसी को है, मान लीजिए एक बात को, किसी की बात मान ली भी जाए, फिर उसके बाद क्या होना है, जीना तो फर है ना। लेकिन वही चीज अगर हो गया कि मारकाट से ही जीना है, तो फिर हमेशा मारकाट किसी को वो नहीं रहेगा, कोई हमेशा तो शक्तिशाली हो नहीं सकता। एक 2017 में ये बेरू डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि अगर हमें, वही बात जो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, अगर हमें विकास करना है, आगे बढ़ना है, सब कुछ, तो सब कुछ शांत माहौल में होना चाहिए, सबका एक दूसरे का ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ह्यूमन राइट्स अपना जो भी हम करना चाहते हैं, सोसाइटी का भी, इंडिविजुअल का भी, सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सीधी डेमोक्रेसी में क्या होती है, 4 पिलर होते हैं, चारों पिलर को भी अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए। देखिए मीडिया कई बार ये वो कहती रहती है, जुडिशरी में भी, मतलब इन सबको संयम रखना चाहिए, कम लाइन में कहें तो। हमारे यजुर्वेद में भी कहा गया है कि स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक हर जगह क्या जरूरी है, शांति जरूरी है, शांत होना बहुत जरूरी है, और वही सबसे अच्छी चीज है। और ये बताया गया है, ये भी पिछले साल 9 जजेस की एक बेंच बैठी है, वो इन 7 मुद्दों पे विचार करेगी कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, यानी कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 7 मुद्दे पढ़ लीजिए, कहीं लिखने का, जब तक जजमेंट ना आ जाए तब तक कोई बहुत फायदेमंद नहीं है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है इंडिया की डेमोक्रेसी। अभी आपने सुना है कि इंडिया इंटरनेशनल फोरम जो भी है, वो हम बार बार कहते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी गिर गई है, फलाना है, धमाका है, ऐसा। लेकिन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने एक जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया, उस बात को हमें प्रसन्न होना चाहिए, उस बात को हमें थोड़ा सा प्रोत्साहित भी करना चाहिए लोगों की, हाँ ये सही है। इसके साथ हमें कई चीजें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे जो उन्होंने कहा है, फ्रीडम हाउस हो गया, वीडन हो गया, उन्होंने अगर कुछ कहा तो ठीक है, वहां हम उनको कह दें कि हाँ तुमने सही गलत किया, लेकिन हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये क्रॉस नेशनल प्रेजेंट, अलग अलग देशों का ये क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है, अगर अलग अलग देशों को तुलना करते हैं तो इसका बहुत मतलब साफ है कि सब में इन्होंने करके बताया, जो भी बताया, तो उसमें अगर जो अच्छी चीजें उन्हें ले लेनी चाहिए, सीधी सी बात है। अभी जो हैंडल डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म, मतलब हमें अपना, बाहर वालों को जवाब देता रहना है, अपने जो अंदर है, देश में अंदर होता रहता है, उसको जरूर गंभीरता से लेनी चाहिए। जो भी सरकार है, कहीं ना कहीं सरकार को ही कहते हैं, ये जो सेडिशन है, केस है, इंटरनेट कहीं बंद हो जाता है, इन सबको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ और क्या करना चाहिए, लिबरल और इंडिविजुअल राइट दोनों का ध्यान रखना चाहिए। भले ही कभी ये नहीं करना चाहिए कि वेस्टर्न है, ये इंडियन है, ये ईस्टर्न है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है मानवता के लिए जो भी सही है वो सब करते रहना चाहिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, करना अच्छी बात है। की रिसोर्सेज, इंडिया की डिप्लोमेटी क्या है, नेमली नेशनल मूवमेंट एंड कल्चरल। हमारे जो सारी चीजें हुई हैं, क्या क्या हुआ है हमारे इतिहास में, ढेर सारे नेशनल मूवमेंट्स चले हैं, उन्हीं का परिणाम हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, सब हुआ इसमें, जिसमें लिबरल का, डेमोक्रेटिक, इन सब को रखा गया। और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जनता का फायदा हो, और इस कोटेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल सीधा सीधा है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के बारे में, क्या काम का है। आर्टिकल 239A के तहत दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब गवर्नर काम करते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके बारे में कुछ कहा गया। 2018 में कहा गया था कि हर मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को उठा के राष्ट्रपति के लिए रख नहीं लेना चाहिए। अगर वहां की जो चुनी हुई सरकार है वो जो देती है उसमें भी सहयोग करना चाहिए। डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म में कहीं ना कहीं पावर जो होना चाहिए वो इलेक्टेड आर्म्स के हाथ में होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा, अगर आपको कहीं लिखना हो तो ये लिखने लायक। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।